और 35 लाख की भीड़ देख के क्या सोचा हम डर जाएंगे। हाँ, सही सुना आपने, डर जाएंगे। और बहुत से लोग डर भी गए हैं, क्योंकि यूपी पुलिस में कम से कम जो कि अब तक का टोटल है 50 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं। तो इस फॉर्म को देखते हुए, इसकी संख्या देखते हुए बहुत से बच्चे डर गए हैं। ये सिर्फ गाने के ऊपर बात है कि क्या सोचा हम डर जाएंगे, लेकिन बहुत से रियलिटी यही है कि बहुत से बच्चे डर गए और डर की वजह से तैयारी नहीं कर पा रहे। एक तो पेपर की डेट इतनी जल्दी आ गई कि उन्होंने सोचा भी नहीं था क्या ये रियलिटी में आ गई। लेकिन डरने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको देखने में लग रहा है कि ये 50 लाख फॉर्म है, लेकिन रियलिटी ये है कि इसमें जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो ये 50 लाख फॉर्म जो देखने में आपको एक बहुत बड़ी संख्या लग रही है, इस 50 से आप ये जीरो बिल्कुल हटा दीजिए। केवल 5 लाख फॉर्म पड़े हैं जिनको रियलिटी में यूपी पुलिस में जाना है और वाकई में वो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बाकी के 45 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने केवल फॉर्म डाल दिया है वैसे ही मजे में। केवल तैयारी करने वाले 5 लाख बच्चे ही हैं। बाकी की जो उम्र बढ़ाई गई है 3 साल ज्यादा, तो जो पिछली बार रह गए थे वो सीरियसली इसमें तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें आप 3 लाख और जोड़ लीजिए उन बच्चों को। केवल जो पिछली बार रह गए थे और जो उम्र बढ़ने की वजह से फॉर्म ज्यादा हुए हैं, उनमें भी केवल 3 लाख बच्चे इतने हैं। तो ये टोटल इतने हैं। अब मान लीजिए वैकेंसी आपकी कितनी है, 62,000। अब इसका 10 गुना अगर वो बुलाएंगे तो कितने हो गए, 6 लाख। मान लीजिए 6 लाख अगर रनिंग के लिए उन्होंने बुला लिए, 6 लाख रनिंग के लिए बुलाएंगे, उसमें से पास कितने होंगे। लड़कियों की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो उनकी मेरिट आराम से कम जाएगी और आराम से सेलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनमें बहुत सी लड़कियां सेलेक्ट नहीं होंगी और बहुत सी जो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगी वो आराम से सेलेक्ट हो जाएंगी। बात आती है रनिंग पे। रनिंग पे ये सारी भीड़ छट जाएगी। केवल वही जाएंगे जो सीरियसली पढ़ रहे हैं और रनिंग भी कर पाएंगे। रनिंग में सबसे ज्यादा ये सीटें खाली होती हैं और ये हो जाएंगी। पेपर देने से ही सब कुछ नहीं होता है, इसीलिए आप इस भीड़ को ज्यादा मत समझिए। आप मेरे ख्याल से आप समझिए केवल 8 लाख फॉर्म पड़े हैं और इन्हीं से आपका कंपटीशन है। इसके लिए भी आपको ज्यादा पढ़ने की, मतलब पढ़ना तो है ही, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है आप घबरा रहे हैं और घबराने की वजह से पढ़ नहीं पा रहे, तो वो गलत है। लेकिन आज हम देखते हैं रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि बच्चे सोचते हैं 55 नंबर की रीजनिंग है, मैथ के केवल 20 ही क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है। रीजनिंग में भी 55 जो क्वेश्चन है उसमें भी मैथ आता है थोड़ा, उसके क्वेश्चन आज हम करेंगे उसमें भी। लेकिन वो मैथ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी है, उसमें केवल जोड़ घटाओ गुणा भाग इतना ही मैथ है। उसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। बड़े बड़े क्वेश्चन भले ही देखने में लगेंगे लेकिन वो आराम से हो जाएंगे। तो देखते हैं उन क्वेश्चन को कि वो कैसे होते हैं। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन आप कि इसमें एक ये वेनार एक बना दिया है और उससे पहले कुछ एक कथन दिया गया है जिसमें ये बात कही है। ये लंबा भले ही है लेकिन इसको आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इतनी आसानी से ये समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा होगा मान लीजिए एग्जामिनर ने बड़ा दिया है तो वो समझाने के लिए दिया है कि उसे आप अच्छी तरह समझ लें। बाकी उसमें कुछ नहीं है, केवल जोड़ घटाओ गुणा भाग ही करना है। देखिए आप, एक छात्र प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए 6 टेस्ट सीरीज के लिए अपना नाम देता है। वह एक रेखा आरेख के रूप में अपनी प्रगति प्लॉट करता है। रेखा आरेख इन 6 टेस्ट में प्राप्त किए गए उसके अंकों को दर्शाता है। ये जो आरेख है ये उसके अंकों को दर्शा रहा है। ठीक है। हॉल ऑफ फेम में उनका नाम कितने परीक्षाओं में सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है। उन छात्रों को हॉल ऑफ फेम में सूचीबद्ध होने का सम्मान मिला है जिन्होंने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो जो 40 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हीं को हॉल ऑफ फेम का सम्मान मिलेगा। और इसमें आपको क्या बताना है, हॉल ऑफ फेम में उनका नाम कितने परीक्षाओं में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है। तो आपने ये पढ़ लिया पूरा कि 6 टेस्ट सीरीज हैं और एक छात्र नाम देता है, वह एक रेखा आरेख के रूप में प्रगति प्लॉट
प्लॉट करता है। अब देखिए ये जो 50 में से अंक हैं उसके, ये जो सीरीज दी है लेफ्ट में, ये हैं 50 में से उसके अंक कितने आए हैं 6 परीक्षाओं में, 35, 20, 45, 48, 35, 25। ठीक है। अब हॉल ऑफ फेम में आने के लिए कितने नंबर चाहिए 40 से ऊपर। तो कितनी परीक्षाओं में उसको हॉल ऑफ फेम में भाग लेने के लिए उसको जरूरत पड़ेगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 40 से ऊपर कितने 45 और 48 मतलब 2। तो यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 2 परीक्षाओं में अगर वो 45-40 से ऊपर अंक आए हैं उसके, तो हॉल ऑफ फेम में उनका नाम कितने परीक्षाओं में सूचीबद्ध किया, मतलब 2 परीक्षाओं में उसका नाम हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया। एक तो 45 नंबर आ गए, दूसरे में 48 आ गए। तो 2 परीक्षाओं में उसके 40 से ऊपर नंबर हैं, इसीलिए उनको 2 परीक्षाओं में हॉल ऑफ फेम के नाम से सूचीबद्ध किया जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका ए, ये होगा। अब देखिए अगला सवाल, इसमें कुछ नहीं था, केवल उसको आपको सूची को देखना है 40 से ऊपर कितने बार नंबर आए, कितनी परीक्षाओं में 2 में आए, तो वही आपका आंसर हो गया। बार आरेख वर्ष 2017 के लिए 6 देशों की जीडीपी को बिलियन अमेरिकी डॉलर में दिखाता है। अब ये लेफ्ट में आपको जीडीपी दिख रही है अमेरिकी डॉलर में जीडीपी, ठीक है। और ये देश हैं ABCDEF, 6 देशों की जीडीपी है ये। तो देखिए जैसे ए की जीडीपी है 125 बिलियन डॉलर, बी की है 100, इधर जीडीपी है तो वो उस 100 के आगे 100 तक जो ग्राफ है वो 100 हो गई। जो एक मुक्त व्यापार ब्लॉक बनाने के लिए एकजुट हैं, किस देश की जीडीपी इन 6 देशों की कुल जीडीपी का 1/5वां भाग है। तो हमको ये बताना किस देश की जीडीपी इन सभी देशों की मिला के जीडीपी जो है उसका 1/5 है। तो जैसा बोल रहा है वैसा आपको करना है, सबको मिला के जीडीपी का 1/5 निकालना है ना, तो सबको जोड़ना है आपको सभी देशों की जीडीपी को। तो एक ही है 125, वो 125, फिर है 100, 150, फिर है आपकी 200, फिर है 100, फिर है 75। इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये हो गया 10, 1 बचा, 3, 8, 8 और 7, 15 के 5 हाथ से लगे 1, 4, 6, 7, 750 हो गए टोटल, आगे 750। अब इसका कितना करना है 1/5, तो ये कितनी बार गया 5 एकम 5 पचम 25, 150 बार। मतलब कौन सा देश है जिसकी जीडीपी 1/5 है सभी का, 150 किसकी है सी की। तो सी ऐसा देश है जिसकी जीडीपी सभी देशों की मिला के जीडीपी का 1/5 भाग है, तो देश सी हो गया। तो सी कौन सा है आपका, डी पे सी है, तो सी नहीं लगा देना आपको, डी ऑप्शन पे क्या है सी, इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही है डी, इसीलिए आपको गोला कौन सा बनना है डी, इसको देख के करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मिश्र धातु 1 और मिश्र धातु 2 को धातु ABC और D का मिश्रण करके तैयार किया गया है। पाई चार्ट 2 मिश्र धातुओं में इन धातुओं के अनुपात को दर्शाता है। यदि 1 किलोग्राम मिश्र धातु 1 और 2 किलोग्राम मिश्र धातु 2 को पिघलाया जाता है और मिश्रित किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप मिश्र धातु में धातु B का द्रव्यमान कितना होगा। देखिए 2 मिश्र धातु हैं, एक तो 1 नंबर वाली है और एक मिश्र धातु है 2 नंबर वाली। अब इसमें जो अलग अलग परसेंटेज दे दिया वो उन सबको पिघलाया गया है, तो उसमें B का परसेंट बताना है कि B का मतलब कितना परसेंट पिघलाया गया। तो देखिए ये कितनी है 1 किलोग्राम पहली वाली, और ये है 2 किलोग्राम। अब इसमें 30% निकालना है, तो 1 किलो का 30% नहीं निकाल सकते, तो 1 किलोग्राम को हमको क्या बनाना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन में देखिए अब ग्राम में दिया है 700 ग्राम, 70 ग्राम, 500 ग्राम, तो इनको ग्राम में बदल लो, किलोग्राम है ना ये, तो ये कितने ग्राम हो गए 1000 ग्राम, ये हो गए 2000 ग्राम। तो दूसरी मिश्र धातु कितनी है 2000 ग्राम की। अब इसको पिघलाया, तो इसमें पिघलाने पे किसकी बात हो रही है कि धातु B का द्रव्यमान पूछा है। तो देखिए एक में B कितने परसेंट है, ये जो B है
इसमें बी है ना ये, तो ये कितने परसेंट है, एक में 30%, और धातु 2 में बी कितनी है, ये इसमें है 20%। तो 1000 का 30% पिघलाएंगे तो 30% ही तो बी पिघलेगा, तो 1000 का 30% निकालना है, तो 30/100, 30% कितना आ गया, 300 ग्राम। और 2000 का कितना निकालना है, बी कितनी है 20%, 20/100, तो 2 जीरो, ये हो गए 400 ग्राम। अब दोनों को पिघला के कितना मटेरियल बी का बना, तो दोनों को ही तो जोड़ेंगे, 300 + 400, तो ये हो गया आपके 700 ग्राम। बी कितनी थी, 700 ग्राम पिघलाई, दोनों को जब पिघला के मिलाएंगे तो बी का पार्ट कितना हुआ, 700 ग्राम। यही आपका आंसर है। तो ये सिंपल से सवाल होते हैं जोड़ घटाव के, परसेंटेज तो आराम से निकल ही जाएगा, बाकी क्या जोड़ना ही तो है इसमें। देखिए अगला सवाल कि निम्नलिखित आकृति में वर्ग लेखाकारों को दर्शाता है। ये बहुत ही आराम से हो जाएगा, कोई बड़ा कठिन सवाल नहीं है, इसको ध्यान से देखना पड़ता है बस। त्रिभुज कलाकारों को दर्शाता है, वृत्त योजनाकारों को दर्शाता है, और आयताकार पुरुषों को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा सेट उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार हैं। हमको पुरुष और कलाकार दोनों को लेकर चलना है। तो देखिए इसमें क्या है कि एक तो ये वर्ग है, ये हो गया वर्ग, ठीक है, और ये हो गया त्रिभुज, त्रिभुज के बाद ये हो गया आयत, और ये जा रहा है इसमें से गोला एक। अब इसमें क्या है जे, अब ये तो आपको दिख रहा है, अब मैं आगे नहीं लिखूंगा। इसमें क्या है, पुरुष और कलाकार, तो पुरुष को कौन दर्शा रहा है, आयत, तो आयत पुरुष को दर्शा रहा है, तो ए और बी लिखा है इस आयत में। और किसकी बात हो रही है, कलाकार, जो कलाकार हैं, पुरुष को दर्शाता है जो कलाकार हैं। कलाकार किस में है, तो आपको दिख रहा हो त्रिभुज में, तो त्रिभुज में कलाकार हैं, तो एफ और एच और जी, यहाँ पे जी है गोले में। तो देखिए लेकिन हमें कौन से लेने हैं, पुरुष भी हो और कलाकार। आयत में क्या है, पुरुष, और इसमें क्या है, कलाकार। तो हमको केवल ऐसे वो अक्षर ढूंढने हैं जो केवल त्रिभुज और आयत में हो। तो कौन से हैं, ए और बी, केवल दो ही हैं, ए और बी। ये पुरुष हैं, आयत में आ रहे हैं, और त्रिभुज हैं, तो मतलब कलाकार भी हैं। और हमें किसी से मतलब नहीं, हमें केवल ऐसे जो अक्षर चाहिए जो केवल आयत और त्रिभुज दोनों में हो, तो वो केवल ए और बी हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। तो कौन सा आपका आंसर है, ए और बी, सी, सी आपका आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में, ये बहुत आता है फिर भी आएगा, किसी कूट भाषा में 639 का अर्थ वाटर इज ड्रिंक, 316 का अर्थ जूस इज ड्रिंक, और 216 का अर्थ है वाटर और जूस, और के लिए कूट ज्ञात करना है। तो इसको क्या है, आपको लिख लेना जल्दी से, 639, ठीक है। तो इसका है वाटर इज ड्रिंक, ठीक है। 316 इसका क्या है, जूस इज ड्रिंक, ठीक। 219 इसका क्या है, वाटर और जूस। तो इसमें आपको किसका निकालना, और को, और का मान क्या है, 1, 2, 9 और 3। तो देखिए इसमें जो और है बस हम उसी को लेंगे, पहले नंबर उसी को देखेंगे, और जिसमें है। तो वाटर और जूस इसमें है, और वाटर इसमें जूस है, इसमें वाटर है, मतलब हमको तीनों को ही लेना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, अगर इसको हम लें और इससे मिलाएं तो इसमें क्या कॉमन है, केवल वाटर। अगर हम इन दोनों को लें तो इसमें कॉमन क्या है, देखिए ये भी अलग है, और जूस इज ड्रिंक अलग, लेकिन वाटर सेम है। इधर अक्षर में कौन सा सेम है, अक्षर में आप देखेंगे 9 सेम है, तो इसका मतलब वाटर का अर्थ क्या हो गया, 9।
बस खेल खत्म। अब हमको जूस और पता पड़ जाए और तो पता पड़ जाए। अब जूस किस में है, इसमें भी जूस है और इसमें भी जूस है, और बाकी के अलग है। देखिए इस ड्रिंक अलग है और वाटर इस और अलग है। इसमें तो इसमें जूस मिल रहा है, इसमें भी जूस है, बाकी सब अलग। इसमें कौन सा सेम है, किसकी बात हो रही है, इन दोनों की। इसमें कौन सा सेम है, अब एक, तो इसका मतलब जूस का मतलब हो गया एक। अब जब जूस का मतलब एक है और ये वाटर का मतलब ये हो गया 9, तो और का मतलब क्या बचा, इसमें 2 ही तो बचा, तो 2 हो गया आपका आंसर। इस तरह ये करने हैं मैच मिला के, ठीक है। जो मैच मिल रहा हो और बाकी अलग हो उसको अलग लिख लो। तो ये हो गया आपका ये वाला सवाल। देखिए अगला सवाल ये है, ये आपका कैलेंडर के ऊपर है, सिंपल सा। यदि किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है तो निम्नलिखित में से उसी महीने के निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 20वें दिन के बाद दूसरा दिन रहेगा। मतलब 20वें दिन के 2 दिन बाद, मतलब 22वां दिन, सीधे सीधे 22वां दिन पूछ रहा है। तो किसी महीने का 5वां दिन, मतलब किसी महीना शुरू हुआ तो 5वां दिन, मतलब 5 तारीख को बुधवार है, इसने कह दिया बुधवार। तो 20वें दिन के दूसरे दिन मतलब 22 तारीख को क्या होगा, यही तो पूछ रहा है कि अगर 5 तारीख को बुधवार है तो 22 तारीख को क्या होगा। सिंपल भाषा में ये हो गया। तो देखिए दिन को गिन लेंगे, जो ये दे दिया है उसको नहीं लेंगे, इसको हमें छोड़ना है। अब 5 से आगे गिनिए 10 तक कितने दिन हो गए, 5, तो 10 तक हो गए 5 दिन। उसके बाद 22, इस 22 को जो बताना है हमें, इसको भी साथ में लेना है, तो 12 ये दिन हो गए, तो टोटल दिन हो गए 17। 17 बटे करेंगे 7, तो 7 दूनी 14, कितने बचे, 3 शेष बच गए। जो ये 3 शेष बचे हैं इसको इसी दिन में जोड़ना है, क्योंकि जो पूरे पूरे कट जाते हैं वो उसी दिन, मतलब वही दिन होता है। तो बुधवार तो आ गया, तो बुधवार प्लस 3 जो शेष होगा उसको हमें जोड़ना। तो बुध में 3 जोड़ेंगे, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, तो ये हो गया आपका शनिवार। शनिवार कब है आपका, 22 को, तो 22 तारीख को आपका शनिवार होगा, जो कि आंसर आपका देखिए कौन सा है, ये आपका सी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। ये हो गए आपके ये सवाल। आगे में जो भी इंपॉर्टेंट इस तरह के होंगे वो लेकर आता रहूंगा बीच बीच में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।